नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि हिंदी का पेपर 1 करा दीजिए, तो आज हम लोग हिंदी का पेपर 1 को देखेंगे, समझे। तो जैसे हिंदी का पेपर 1 जैसे हम लोग उठाए हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर में हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है जो पेपर 1 में है। तो इसमें पैसेज से कितना है, व्याकरण से कितना है, समझे। तो हिंदी में देखेंगे, इसमें टोटल होगा 60 प्रश्न होगा, समझे। तो इसमें आप लोग देखिए, अगर हिंदी का पेपर 1 स्ट्रॉन्ग रहा तो आप इसी में 30% ला सकते हैं, समझे। इंग्लिश का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर हिंदी भी वीक है, इंग्लिश भी वीक है, तो दोनों पेपर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, समझे। तो आप लोग इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और हिंदी को, तो आप लोग बेफिक्र पेपर 1 में आप लोग पास हो जाइएगा। इसमें 33% लाना है, समझे, टोटल में। तो आप लोग इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी टाइप आप लोग कर लीजिएगा, 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो जरूर आप लोग का क्लियर होगा। तो आज हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था जो पेपर 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कैसा, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो इसमें कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, देखिए दोस्तों, मांडवी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। तो इसमें कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, मांडवी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि घरेलू, भाला, स्वतंत्र ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो समझे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट में है, पंडित का स्त्रीलिंग बताए। तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो, पंडिताइन, 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 उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए तीनों में कौन सा एक पंडित का स्त्रीलिंग होगा। तो स्त्रीलिंग, आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो जरूर पढ़े होंगे, समझे। तो इसमें क्या होगा इसका, तो पंडित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग पंडित का। नेक्स्ट, भजन शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ, गज है, सुवर है, भुजाएं हैं, सांप है। तो क्या होगा इस शब्द का अर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक सांप का अर्थ होगा, इसका अर्थ सांप होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए दोस्तों, तत्सम से भी पूछा गया है। आप लोग को हिंदी जो लेडी सुपरवाइजर था जो पेपर था ना, जो उसमें भी तत्सम आता था क्वेश्चन। तो देखो, कोसा, कुपात्र, काहिल, किसान। तो इसमें कौन सा एक तत्सम शब्द है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कुपात्र क्या एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, उत्तर देना। दादी ने कहानी सुनाई, वाक्य का कर्मवाच्य निम्नलिखित कौन सा होगा। इसमें कौन सा एक कर्मवाच्य है, दादी के द्वारा कहानी सुनाई गई दादी द्वारा कहानी दादी द्वारा सुनाई गई। अब सुनाई गई कहानी दादी द्वारा, तो इसमें कौन सा एक कर्मवाच्य होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों इसका कर्मवाच्य, कौन होगा, कहानी दादी द्वारा सुनाई गई, ये कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए इसमें अशुद्ध पूछा है, कौन सा शब्द चारों में है जो व्याकरण के दृष्टि से अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी, उन्होंने अभी अभी खाना खाया। तो इसमें कौन सा होगा व्याकरण के दृष्टि अशुद्ध, समझे। तो इसमें कौन सा होगा, वह दंड देने के योग्य है, ये तो सही है। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये भी एक सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये भी तीनों शब्द
ठीक है, मगर 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये एक व्याकरण के दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन में दोस्तों, शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन है? माननीय, ये चारों में कौन सा एक शुद्ध है जो शुद्ध बरतानी है? तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों? देखिए ये भी तो रॉन्ग है, ये भी ऐसा नहीं लिखाएगा, ये भी नहीं। कौन होगा? माननीय, ये होगा ऐसा, ये करेक्ट है, समझे। नेक्स्ट, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? कौन सा होगा दोस्तों? पुनः जोड़ जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म, पुनः प्लस जन्म। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पुनः प्लस जन्म। ये पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद से पूछा गया है, तत्सम से पूछा गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से पूछा गया है, व्याकरण से, और संज्ञा से भी अभी तक देखने को मिला है क्वेश्चन, समझे। तो व्याकरण का लगता लगभग सारा कुछ कंप्लीट करके आप लोग को जाना होगा, समझे, पेपर 1 के लिए। हानि लाभ में कौन सा समास है? जो हानि और लाभ है इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हानि और लाभ में कौन सा समास होगा? तो इसमें ये तो कोई समास नहीं, इनमें से कोई नहीं है। हानि और लाभ ये क्या होगा? द्वंद्व समास हो गया। तो ये तो नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, ना बहुब्रीहि होगा, ना तत्पुरुष समास, ये नहीं होगा। इसीलिए ये कौन सा लाभ और हानि हो जाएगा? तो मतलब लाभ और हानि ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? कितने भेद है दोस्तों? 5, 2, 4, 3। तो कितने भेद हैं इनके? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा नाम कृष्ण का प्राय नहीं है? कौन सा नाम कृष्ण का नहीं है? जगन्नाथ, केशव, केटव, माधव। इनमें से कौन सा है जो चारों में एक कृष्ण का नाम नहीं है? तो कौन नहीं है? केटव। जबकि जगन्नाथ, केशव और माधव कृष्ण भगवान जी का ही नाम था। नेक्स्ट, अनुराग का सही विलोम शब्द चुनिए। देखिए विलोम शब्द से भी पूछा गया है, राग, सुराग, विराग। तो आप लोग इस ये तो क्वेश्चन आसान था, समझे। अनुराग का क्या होगा इसका? तो विराग हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में एक शब्द चुनिए जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? शत्रुधन, अजात शत्रु, निर्दय, आत्महत्या, आत्महंता। तो क्या होगा दोस्तों? ये कौन होगा? शत्रुधन। जो शत्रु की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं? शत्रुधन। जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस मुहावरे का। नेक्स्ट, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास्य, परिहास। तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन योग रूट शब्द है? पीला है, चक्रपाणी है, दूध वाला है, नैन है। तो इसमें कौन सा एक योग रूट शब्द है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रपाणी, जो एक योग रूट है। नेक्स्ट, आयोग वह कह जाता है किसे? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो किसे कहा जाता है? इसको विसर्ग को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द एक बहुवचन में? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो इस चारों में एक कौन सा एक बहुवचन में प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राण। नेक्स्ट,
सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सत्या प्लस ग्रहण, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। तो कौन सा समास होगा दोस्तों इसमें? तो उपकुल कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट, वह पहुंच ही होगा। वाक्य में क्रिया काल होगा। कौन सा काल होगा? भविष्यत काल, हेतु तुम, दमुतु, वर्तमान, आसन, भूत। तो इसमें कौन सा काल होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आसन भूत काल। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द अजब गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख है, चंद्रमा है, मेघ है, कपूर है। तो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा मेघ हो जाएगा। नेक्स्ट, सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उग्र। नेक्स्ट, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा मयंक। नेक्स्ट, निम हकीम खतरे जाने का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान, हानिकारक होता है। नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नील का प्रयोग हकीम द्वारा करना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? नीम हकीम खतरे में जाने का अर्थ, तो इसका हो जाएगा अल्प ज्ञान का हानिकारक होना। नेक्स्ट, प्रिय का तद्भव है प्रिया, प्रेम, पिया या प्यार। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पिया एक प्रिय का तद्भव है। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो लंकड़, बुझड़कड़, कोनक और भूखड़। तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो भूखड़ है ये अच्छा ठीक नहीं है, ये अशुद्ध शब्द है। जबकि लंगड़ सही, ये तीनों सही शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा? एक चारों में एक त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। वह सकुल घर पहुंच गया। मोती सीप में पालता है। व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा। इसमें कौन सा एक पूर्ण नहीं है दोस्तों? कुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए, निरपराधी की सजा देनी चाहिए। नेक्स्ट, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। पपित, लुठित, धाराशाही, पातिक। इसमें एक शब्द है क्या गिरा हुआ के लिए? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा पतित। नेक्स्ट, हिंदी वाक्य में रसों की कुल कितना रस है? कितना संख्या है दोस्तों? सॉरी, कितना संख्या है? 11 है, 10 है, 9 है, 8 है। तो कितना है? तो इसमें हो जाएगा 9 है। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में 1 से 30 तक हिंदी में व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया था, और इधर जो 30 से 60 तक है उसमें हिंदी अनुच्छेद, गद्यांश और पद्यांश पूछा गया है। समझे? तो देखिए पद्यांश में क्या क्या है, देखिए क्या। तो देखिए हिंदी गद्यांश दिया हुआ है, ये एक गद्यांश है। समझे? इसमें है ये गद्यांश। तो चलिए ये गद्यांश को हम लोग देखते हैं दोस्तों। समझे? जो फर्स्ट गद्यांश है, तो किसे कहूँ मैं शिक्षा क्या है? शिक्षा का सच क्या है? कैसा होता है? शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है? पढ़ा लिखा समाज क्वेश्चन मार्क। मेरे गुरु श्री दयालचंद्र जी सोनी तो पूरी एक कथात्मक पुस्तक लिख गए हैं। इस पुस्तक का नाम है हूँ अनबनियों।
शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेनी चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा कहाँ खोजे। तो कहते हैं शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तब संभव है जब यह जान ले कौन कौन सा बालक कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ, उनके शरीर एवं उनके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई है। इसका अर्थ है कि जो बालक सलाह में आया है उसको हम पहले पढ़े हैं। हर बालक को पढ़कर पहचान की क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, अगर और कौन कौन सी सुपुत्र शक्ति को लिए वह हमारे सामने उपस्थित है। देखिए दोस्तों, गद्यांश तो खत्म होगा। अब उसका क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बच्चों को जानकारी देना। देखिए पहला क्वेश्चन में गद्यांश से बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, बच्चों को विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों गद्यांश के से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बच्चों को विद्यमान शक्तियों की प्रस्फुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार क्या है? सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चे में अलग अलग प्रतिभा होती है। तीसरा ऑप्शन में सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। सभी बच्चे को शक्ति सुपुत अवस्था में ही रहते हैं। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये हो जाएगा बी हो जाएगा। ये बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है लेखक के अनुसार, ये गद्यांश के माध्यम से जो बताए हैं लेखक जी। नेक्स्ट, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जगाने के लिए उन्हें पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। तो इसमें चारों में कौन सा होगा दोस्तों ये? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जगाने के लिए उन्हें पढ़ाना। ये हो जाएगा, समझे, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? जो इस गद्यांश है इसमें कौन सा सिद्धांत बताया गया? इसमें सभी बच्चों को समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सभी बच्चों को व्यक्तित्व भिन्नता होती है। देखिए इस गद्यांश में बताया गया है कौन सा एक सिद्धांत बताया, शक्तियाँ सदैव सुपुत्र अवस्था में ही रहती है, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इस गद्यांश में बताया गया है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, पढ़ के भी, समझे। नेक्स्ट, हर बालक को पढ़ कर पहचाने की वह क्या है, वाक्य में पहचाने क्रिया करता हो सकता है, मैं, हम, तुम, वह। तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं। नेक्स्ट, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है वाक्य में? विधानवाचक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है या संदेहवाचक है? जो इसमें प्रतिभा क्या क्या है इस वाक्य में? तो जो गद्यांश में है तो इसका आंसर क्या होगा? ये नकारात्मक है। नेक्स्ट, शरीर के ईख प्रत्यय लगने का शब्द बनेगा शारीरिक 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 या शारीरिक। तो इसमें देखिए ईख प्रत्यय बनने में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों समान होते हैं, दोनों मूलभूत अंतर होते हैं, दोनों परिभाषित हैं,
दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। तो इस गद्यांश में बताया गया था क्या होता है, इसमें दोनों मूलभूत कुछ अंतर होता है। नेक्स्ट, यहाँ पढ़ा लिखा होने का क्या तात्पर्य है? शिक्षित होना, अशिक्षित होना, निरक्षर होना, साक्षर होना। तो पढ़ा लिखा का मतलब इस गद्यांश में क्या तात्पर्य है? तो शिक्षित होना। नेक्स्ट, दूसरा गद्यांश में देखते हैं दोस्तों, कैसा गद्यांश है ये, जिसमें सहिष्णुता की भावना होती है। केवल ऐसे लोग अध्यापक होने का योग है, समझे, जिनको बच्चों से प्यार भरा लगाव होता है, उन्हें धैर्य स्वभावता आ जाती है, समझे। अध्यापकों को जिस अंतर्निहित गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है वह यह है कि उन्हें जिनको देखना है वे शक्तियाँ प्रभुता उनकी बराबरी नहीं होते हैं। अध्यापक के लिए एकदम तुच्छ, बिना किसी कारण या फिर वास्तविक की वजह, किसी काल्पनिक कारण के चलते अपने छात्रों के सामने धैर्य खो देना, ये होता है। उसकी खिल्ली उड़ाना, अपमानित या दंडित करना एकदम आसान और संभव है, समझे। जो एक निर्णय राष्ट्र का शासन करते हैं, उनमें ना चाहे तो हुए भी गलत काम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, उसी तरह ऐसे अध्यापक होते हैं जो बच्चों के ऊपर अपने प्रभुत्व का शिकार हो जाते हैं, जो शासन का अयोग्य होते हैं। उन्हें न केवल कमजोर लोगों को अन्याय करते हुए अपराध का बोध नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से उन्हें एक खास तरह का मजा मिलता है, समझे। बच्चों अपनी माँ की गोद में कमजोर और असहाय और अज्ञानी तो होते हैं, माता के हृदय में स्थिर प्रचुर प्यार उनकी रक्षा का एकमात्र गारंटी होता है, समझे। इसके बावजूद हमारे घरों में इस बात की उदाहरण है, काम ही नहीं है कि कैसे हमारे स्वाभाविक प्यार पर धीरज का अभाव और उद्धत प्राधिकारी विजय प्राप्त कर ले और बच्चों का अनुचित कारणों से दंडित होना पड़ता है, समझे। ये होता है, ये इस गद्यांश में बताया गया है दोस्तों। तो इस गद्यांश का क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन है पूछा गया है। जो किस तरह के लोग कमजोर लोगों का अन्याय करते हैं, किस तरह करते हैं? जो निर्बल होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, जिनकी शासन करने की योग्यता नहीं होता, उस जो दंड देने के कुशल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा जो दंड देने के में कुशल नहीं हुआ, इस गद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट, इस गद्यांश का मुख्य भाव यह है कि अध्यापक में धैर्य, समझे, ममत्व, सहिष्णुता और तार्किकता होनी चाहिए, समझे। इस गद्यांश का भाव है अध्यापक को सदा निर्लिप्त भाव से पेश आना चाहिए, समझे। केवल उचित कारणों से अध्यापकों को अवश्य दंड दे, अध्यापक में अपराध बोध होनी चाहिए। तो इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका भाव किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों अपनी माँ की गोद में ही स्वयं सुरक्षित समझते हैं कि नहीं? क्यों समझते हैं? माँ सदैव उनकी गलतियां माफ करती है, केवल माँ ही उनका लालन पालन करती है। माँ के पास सुरक्षा शक्ति परिपूर्ण है, माँ के हृदय स्नेह है। तो क्यों सुरक्षित समझती है माँ स्वयं को गोद में? तो बच्ची सब माँ के गोद में क्यों समझता है सुरक्षित? तो क्यों समझता है? इसका हो जाएगा केवल माँ ही उनका लालन पालन करती है, इसीलिए। अध्यापक तो नहीं करता, बस पढ़ाता है, इसीलिए माँ को लालन पालन करते, इसीलिए माँ के गोद में बालक को सुरक्षित महसूस होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द समूह शेष शब्द समूह से भिन्न होता है? कौन सा ये चारों में
कौन सा शब्द है जो समूह से भिन्न है? अयोग, अज्ञानी, अभाव, अन्याय, अपराध, अमानित, समझे, अभाव, अमानित, अधीन, असहाय, अपराध, अनुचित। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्याय, अपराध और अमानित, ये भिन्न है। नेक्स्ट, इत प्रत्यय बनने वाला शब्द कौन है? नित है, पंडित है, अनुचित है, कृत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचित। नेक्स्ट, अध्यापक के लिए उचित विशेषण शब्द है। कौन सा एक उचित विशेषण शब्द है अध्यापक के लिए? धैर्य है, सही, गुण है, गुण, ज्ञान है, योग्यता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। नेक्स्ट, लेखक का अनुसार अध्यापक बनने का योग वही है जो अत्यंत ज्ञानवान होते हैं, उच्च डिग्री प्राप्त होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों को जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं वो। नेक्स्ट, विद्यालय में बच्चों के बिना किसी कारण दंडित करना असंभव है क्या? अध्यापक की धैर्यहीनता का चिन्ह है, अध्यापक प्रवृत्ति है, दुर्लभ है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गद्यांश की ओर से अध्यापक की प्रवृत्ति। नेक्स्ट, इसमें 4 गद्यांश पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर का है दोस्तों। तो देखिए तीसरा ये गद्यांश है ये, यदि हम सुनने के साथ सुनाते भी हैं अर्थात वार्तालाप भी करते हैं तो बातें याद रहने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। इसीलिए भाषण हमें याद नहीं रहते, परंतु वार्तालाप हम भूलते ही नहीं है। समझे? सुनने के लिए पुराना भूलना ही भी जरूरी है। समझे? सुनने के लिए पुराना भी भूलना जरूरी है। सही में बुद्धि के पास वह शक्ति है जिसे वह सुनी बातों को सार निकालकर बाकी को विस्तार भुला देता है। ये हो रहा है, तभी हम नई बात सुन सकते हैं। 2 कान इसलिए है कि सुनने के लिए इतना कुछ है, एक कम पड़ता तो प्राकृतिक ने हमें 2 मुख एक ही दिया है। इसीलिए सुनो ज़्यादा, बोलो कम। सामने वाला की बात ध्यान से सुनना एक प्रकार की गतिविधि है। समझे? क्या है? गतिविधि है। सुनने की कला आज दुर्लभ होती जा रही है। शोध बताते हैं कि हम जितना सुनते हैं उसका मात्र 20% हमें याद रहता है। सुनी बातों में से 3 दिन बाद केवल 10% ही याद रहता है। इसके अलावा सुनने और समझने के बीच हमारा पूर्व ग्रहण, पूर्व जानकारी, पूर्ण अर्जित ज्ञान प्रभाव डालता है। समझे? तो चलिए गद्यांश तो खत्म हो गया। आप लोग समझ जो है, ऐसा गद्यांश पूछा गया था जो प्रीवियस ईयर में था पेपर 1 में। तो देखिए इस गद्यांश का क्वेश्चन कैसा कैसा है, इसका क्या आंसर होगा। तो भाषण और वार्तालाप में क्या अंतर है? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाषण और वार्तालाप में क्या अंतर है। तो ये चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा होगा। भाषण हमें बोलते हैं, वार्तालाप में सुनते हैं। क्या ये करेक्ट है? भाषण रोचक नहीं होता है, वार्तालाप रोचक होता है। क्या ये करेक्ट है? भाषण केवल बोलता है, वार्तालाप में सुनना और बोलना दोनों है। भाषण लंबा होता है, वार्तालाप संक्षिप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें फर्स्ट होगा। भाषण हम सुनते हैं, बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं और वार्तालाप सुनते हैं। तो बोले कि भाषण में ज़्यादा हम लोग याद आता है कि वार्तालाप। ऑब्वियसली हम लोग को वार्तालाप में जितना वार्तालाप हम लोग करते हैं हम लोग को उतना याद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, सुनकर समझने में कौन सा तत्व प्रभावित होता है? पूर्वाग्रहण, पूर्व जानकारी, पूर्व अर्जित ज्ञान, ये सभी। तो कौन प्रभावित होता है दोस्तों? कौन सा तत्व? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, पूर्व अर्जित ज्ञान। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार क्या महत्वपूर्ण है? सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनकर सातत्व ग्रहण करना, सुनकर याद करना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी,
ध्यान से सुनना। नेक्स्ट देखिए 51 क्वेश्चन में है, इसी गद्यांश का है दोस्तों। सुनने के लिए पुराना भूलना भी जरूरी है। यह वाक्य प्रश्नवाचक है, इसमें विधानवाचक है, अनिश्चयवाचक है, आर्यबोधक है। समझे? तो इसमें सुनने के लिए पुराना भूलना जरूरी है क्या, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आश्चर्यबोधक ये वाक्य। नेक्स्ट, यह जड़ी बूटियों को आज बड़ी फिल इन द ब्लैंक्स वाक्य में अधिक पर स्थान पर आएगी। कौन सा एक आएगा, दुर्लभ आएगा, दुर्गम आएगा, दुस्तर आएगा, दुर्लभ आएगा। तो कौन सा आएगा दोस्तों, तो इसमें दुस्तर आएगा। नेक्स्ट, पूर्वाग्रहण का संधि विच्छेद क्या होगा, पूर्व प्लस ग्रहण, पूर्वा प्लस ग्रहण, पूर्व प्लस आग्रह, पूर्व प्लस आ प्लस ग्रहण। तो पूर्वाग्रहण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो देखिए संधि विच्छेद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। समझे? मतलब व्याकरण का हर पार्ट से क्वेश्चन उठाया गया है। समझ रहे? मतलब कि व्याकरण को टोटली हम लोग समझे तो व्याकरण को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, तब जाके आप लोग को पेपर वन एक स्ट्रॉन्ग होगा। समझे? तो इसमें पूर्वाग्रहण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो इसमें पूर्वा प्लस ग्रहण। नेक्स्ट देखिए 54 क्वेश्चन जो गद्यांश 3 नंबर का है। इस गद्यांश में बुद्धि कौन सी महत्वपूर्ण शक्ति का उल्लेख है। बुद्धि सुनकर याद कर लेती है, बुद्धि सुनकर सार ग्रहण करती है, बुद्धि विस्तार को तुरंत भूल जाती है, बुद्धि सदैव नई बात सुनती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बुद्धि विस्तार को तुरंत भूल जाती है। समझे? इस आस्तीन का साफ होना, इसका क्या मतलब है, विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, विश्वासघाती होना। समझे? आस्तीन का साफ होना। नेक्स्ट गद्यांश देखिए 4 नंबर का है दोस्तों। तो आप लोग अगर लेडी सुपरवाइजर का तैयारी करते होंगे और झारखंड से जो सहायक आचार्य, तो आप लोग समझ लीजिए कि हिंदी का पेपर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पता चला कि हिंदी के पेपर में ही हम लोग 30% आप नहीं लाए, तो पता उधर का पेपर का चेक कैसे होगा। तो आप लोग हिंदी का पेपर का भी देख लीजिएगा। समझे? कि बहुत कोई सोचता है कि हिंदी तो इजी है, मगर एग्ज़ाम में बैठने के टाइम उसको पता चल जाता है कि हिंदी का पेपर कैसा है। समझे? इसीलिए जैसे एग्ज़ाम से पहले एक महीना से पहले पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। समझे? हिंदी का पेपर वन का कुछ डेली नहीं, आधा घंटा कम से कम से देखिएगा। समझे? तो इससे आप लोग को अंदाज़ा लग रहा होगा इस क्वेश्चन से, इस प्रीवियस ईयर का है ये जो। तो आप लोग कितना टफ है कितना इजी आप ही लोग बता सकते हैं। समझे? प्रीवियस ईयर में कैसा आया है। इसमें इजी भी है, मॉडरेट है, मतलब कुछ टफ भी इजी भी है। समझे? इसीलिए इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए, पेपर वन को भी। समझे? पता चला पेपर वन में ये लोड गए तो फिर पेपर 2 और पेपर 3 कैसे चेक होगा। तो इसमें भी आप लोग 33% लाने का कोशिश करिएगा। समझे? नेक्स्ट गद्यांश जल्दी देखते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 गद्यांश तो हम लोग देख लिए, तो चौथा गद्यांश भी ये है, देख लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट या कुछ ले लीजिएगा, या टेलीग्राम हम लोग जो हर एग्ज़ाम का टेलीग्राम है उसमें शेयर कर देंगे। तो इस PDF को देखिए, इसमें से हिंदी का 60 क्वेश्चन है। समझे? और इंग्लिश का 60 क्वेश्चन है। तो आप लोग टोटली क्वेश्चन कितना हो जाता है इसमें, 120 क्वेश्चन में कितना लाना है दोस्तों, आप लोग को 33% लाना है। समझे? अगर आप लोग का इंग्लिश हिंदी टफ लगता होगा तो इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, अगर इंग्लिश टफ लग रहा है तो हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए पेपर वन में। ठीक है ना? तो आप लोग इस तरह से अपना तैयारी कीजिएगा पेपर वन का। समझ रहे हैं ना? देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन में आया कि व्याकरण में 1 से 30 तक का व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। इसमें 4 पैसेज पूछा गया, जो दिन है कि 4 पैसेज पूछेगा, जो दिया कि 2 पैसेज पूछ देगा, 3 पैसेज पूछ दे,
कितना भी पेशेंट पूछ ले, मगर अपना तैयारी अच्छे से रहेगा तो वहाँ जाके एग्ज़ाम में फोड़ दीजिएगा, एग्ज़ाम में, समझे क्वेश्चन को। चलिए थैंक यू। आप आज के लिए हम लोग यहीं